हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 105 ख के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 105 ख। ये कहती है व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। अब व्यक्तियों का अंतरण क्या होता है? व्यक्तियों का अंतरण मतलब होता है व्यक्तियों का ट्रांसफर। अब व्यक्ति का ट्रांसफर कहां से होगा? मान लेते हैं हमारे देश से बाहर किसी व्यक्ति ने हमारे देश में अपराध किया है और वह देश से बाहर चला गया। ऐसे समय में उसको पकड़कर के भारत में लाया जाना और सजा देना आवश्यक है। तो ऐसे समय में हम क्या करेंगे कि हमारे देश से बाहर जो व्यक्ति अपराध करके गया है उसको पकड़ने के लिए हम जो है उस न्यायालय से, उस देश से मांग करेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई भारत से बाहर कोई व्यक्ति अपराध करके आया है और उसे वह देश मांग करता है कि वह व्यक्ति हमको दे दो, वह अपराधी हमको सौंप दो, तब ऐसे समय में ये माना जाएगा कि वहां का व्यक्ति यानी वहां का अपराधी जो है हम यहाँ पर बुला सकते हैं। यदि हमारा अपराधी है वो, तो हमारा अपराधी यानी भारत का अपराधी है तो हम उसको भारत में बुला सकते हैं। और कोई व्यक्ति दूसरे देश का अपराधी है और भारत में छिपा हुआ है तो हम भारत के लोग जो है उस व्यक्ति को वहां पर सौंप देंगे। इसको बोलेंगे व्यक्तियों का अंतरण। तो व्यक्तियों का अंतरण यानी कि अपराधियों का अंतरण, आप यहां से इस चीज को समझें। यदि कोई अपराधी है तो उसे हम उस देश को सौंप देंगे जिस देश का वह अपराधी है। यदि वह हमारे देश का अपराधी है तो हम उसे यहाँ पर बुला लेंगे। तो उसके लिए जो आपराधिक संविदा की जाती है, आपराधिक कांटेक्ट किया जाता है, तो एक देश दूसरे देश से इस प्रकार के कांटेक्ट को रखता है। हमारा देश किसी अन्य देश से यदि इस प्रकार की संविदा करके रखता है तो हम उसे संविदाकारी राज्य के नाम से जानते हैं। जो आपराधिक मामलों में संविदा की जाती है, कांटेक्ट किया जाता है, ऐसा कोई करार किया जाता है, तब ऐसे समय में जो है इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना करके कार्य किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 105 ख के बारे में। ये कहती है व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता। अब पॉइंट नंबर 1 इसमें दिया है जहां भारत का कोई न्यायालय किसी आपराधिक मामले के संबंध में यह चाहता है, यानी कि भारत का न्यायालय है और वो यह चाहता है कि हाजिर होने अथवा किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करने के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी वारंट का जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है निष्पादन किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए। संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए यानी कि किसी विदेशी स्थान में किया जाए, हमारे भारत से बाहर किसी भी राज्य में किया जाए, भारत से बाहर किसी अन्य देश में किया जाए। भारत के बाहर किसी अन्य देश से जो आपराधिक मामलों में हमने संविदा कर रखी है कि हमारा अपराधी हम आपको सौंप देंगे, आपका अपराधी आप हमको सौंप देना, इस प्रकार की कोई संविदा हमने कर रखी है कि आपके यहाँ पर कोई अपराधी छिपा हुआ है जो हमारा अपराधी है तो हमें सौंपना, और आपके यहाँ का कोई अपराधी यहाँ पर छिपा हुआ है तो हम आपको सौंप देंगे। तो संविदाकारी राज्य उसको बोलेंगे जिससे संविदा की गई है। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में किया जाए ऐसे वारंट का निष्पादन, यानी कि हमें किसी व्यक्ति को, किसी आपराधिक व्यक्ति को यहाँ पर बुलवाना है जो अपराध करके यहाँ से भाग गया है किसी अन्य देश में। तो वहां ऐसे वारंट को, यानी कि जो वारंट जारी किया जाएगा विदेश के लिए, तो वहां किसी ऐसे वारंट को 2 प्रतियों में ऐसे प्रारूप में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को, न्यायालय को, न्यायाधीश को या मजिस्ट्रेट को, कौन से वाले न्यायालय को? जो भारत से बाहर है उस न्यायालय को, उस मजिस्ट्रेट को या उस न्यायाधीश को ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा। यानी कि भारत में किसी प्राधिकारी को नियुक्त किया जाएगा और वह प्राधिकारी जो है वारंट का निष्पादन कराने के लिए विदेश में जो है उस वारंट को भेजेगा। तो किसी ऐसे प्राधिकारी के माध्यम से भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।
यानी कि केंद्रीय सरकार ऐसे प्राधिकारी को नियुक्त करेगी और उस प्राधिकारी के माध्यम से वारंट का निष्पादन विदेश में करवाया जाएगा और यथास्थिति वह न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट उसका निष्पादन कराएगा। यानी कि यहां से प्राधिकारी के माध्यम से विदेश में वारंट भेज दिया जाएगा और विदेश में रहने वाला जो न्यायालय, विदेश का जो न्यायालय है, विदेश का जो न्यायाधीश है या मजिस्ट्रेट है, वह उस वारंट का निष्पादन कराएगा और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आपराधिक व्यक्ति को भारत के लिए सौंपने के लिए वह तय करेगा और वहां पर भी उसका प्रकरण चलाएगा और यहां पर भी उसको सौंपने के लिए कार्रवाई करेगा। इस प्रकार से यहां पर पॉइंट नंबर 1 में बताया। पॉइंट नंबर 2 में बताया कि इस संहिता में किसी बात के होते हुए, यानी ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तो इसमें यदि कोई बात लिखी है तो वह बात उस पर जारी होगी। तो उस बात के होते हुए यदि किसी अपराध के किसी अन्वेषण या किसी जांच के दौरान, अन्वेषण मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, तो अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से जो वरिष्ठ श्रेणी का, यानी कि सीनियर श्रेणी का, सीनियर स्तर का जो भी व्यक्ति है, जो भी अधिकारी है, उसके द्वारा आवेदन किया गया है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी स्थान में है। संविदाकारी राज्य को आप विदेश समझें, भारत से बाहर कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा देश जिससे हमारी संविदा है, जिससे हमारा करार है अपराधी व्यक्ति को सौंपने का, उसको बोलेंगे संविदाकारी राज्य। तो संविदाकारी राज्य के किसी ऐसे स्थान में है, ऐसे अन्वेषण या जांच, इन्वेस्टिगेशन होगी या जांच के संबंध में हाजिर होने के लिए अपेक्षित है और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी हाजिरी अपेक्षित है। यानी कि न्यायालय, भारत का न्यायालय ये चाहता है कि भैया ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, कहाँ के लिए, जांच के लिए, अन्वेषण के लिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह के लिए ऐसे व्यक्ति की अपेक्षा, ऐसी व्यक्ति की जरूरत है जो विदेश में है। तब अभी पहले पॉइंट में हमने तो पढ़ा था कि कोई अपराधी व्यक्ति हो जो विदेश में हो तो उसे जो है किस प्रकार से जो है वारंट का निष्पादन करेंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पर जांच की बात है, जांच या इन्वेस्टिगेशन कराना हो और वह व्यक्ति विदेश में हो जिसकी जांच या इन्वेस्टिगेशन करना है और ऐसा न्यायालय को लगता है कि उसकी हाजिरी अपेक्षित है, उसको जो है हाजिर होना चाहिए, कहाँ पर, भारत में हाजिर होना चाहिए। तब ऐसे समय में तब उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा समन या वारंट, या तो समन जारी किया जा सकता है या वारंट जारी किया जा सकता है ऐसे व्यक्ति को बुलाने के लिए। ऐसा समन या वारंट की तामील को और निष्पादन कराने के लिए, यानी कि यदि ऐसा वारंट निष्पादन कराना है, ऐसा समन का निष्पादन कराना है, तो ऐसे समय में न्यायालय क्या करेगा कि 2 प्रतियों में ऐसे न्यायालय या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे प्रारूप में जारी करेगा, यानी कि विदेश के न्यायालय, विदेश के न्यायाधीश, विदेश के जो मजिस्ट्रेट को जारी करेगा, जारी करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी कि केंद्रीय सरकार बताएगी उस प्रारूप में, उस डिजाइन में, उस जो है वारंट का निष्पादन कराया जाएगा, उस समन का निष्पादन, उस समन की तामील कराई जाएगी। समन की तामील कराई जाती है और वारंट का निष्पादन कराया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि जहां भारत किसी न्यायालय को किसी आपराधिक मामले के संबंध में किसी संविदाकारी राज्य यानी कि वह विदेशी राज्य यानी कि विदेश में जो अन्य देश है जो भारत से बाहर है उसकी बात हो रही है। भारत के अंदर के राज्यों की बात नहीं हो रही, भारत के बाहर के राज्यों को संविदाकारी राज्य कहा गया। तो किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो विदेश का यानी कि किसी अन्य देश का अपराधी है और वह भारत में है, अपराधी जो है भारत में है,
तो वहां का जो न्यायालय है, यदि वहां का न्यायालय वारंट या समन का निष्पादन कराता है, यदि गिरफ्तारी वारंट वहां से भेजता है कि भैया वहां पर आपके भारत में कोई व्यक्ति छिपा हुआ है, तब ऐसे समय में वहां का न्यायालय, वहां का न्यायाधीश या वहां का मजिस्ट्रेट, विदेश का मतलब अन्य देश का मजिस्ट्रेट, यदि ऐसा वारंट निष्पादन कराने के लिए जारी करता है, तो वारंट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? भारत को प्राप्त होता है। भारत के किसी न्यायालय को ऐसा वारंट प्राप्त होता है जो विदेश से आया है, जिसमें ऐसे व्यक्ति से उस न्यायालय में या किसी अन्य अन्वेषण अभिकरण में के समक्ष हाजिर होने अथवा हाजिर होने के लिए कोई अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की गई है। यानी कि कोई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, समन जारी किया गया है, अन्वेषण या जांच के लिए जो है अपेक्षा की गई है, या किसी अन्य दस्तावेज को पेश करने की अपेक्षा की गई है, तो ऐसे समय में वहां उसका निष्पादन जो है, उसका निष्पादन यानी कि वारंट जो विदेश से आया है उसका निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि वह वारंट का निष्पादन यानी कि हमारे भारत का जो न्यायालय है वह वारंट का निष्पादन बिल्कुल उसी प्रकार से कराएगा जैसे कि भारत के किसी राज्य के द्वारा या भारत में जो न्यायालय है उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर यदि किसी अन्य न्यायालय के द्वारा यदि वारंट की तामील के लिए कोई हमें वारंट प्राप्त होता है, वारंट के निष्पादन के लिए कोई कागज हमें प्राप्त होता है, तो जैसे कि हम उसका निष्पादन कराते हैं बिल्कुल वैसे के वैसे ही निष्पादन हम तब करवाएंगे जब कोई भारत से बाहर किसी अन्य राज्य ने यानी कि संविदाकारी राज्य ने वह वारंट हमको भेजा है किसी आपराधिक मामले में, तो हम उस वारंट का निष्पादन वैसे ही कराएंगे। यानी कि हमारे देश का न्यायालय वारंट का निष्पादन वैसे ही कराएगा जैसे कि वह किसी अन्य राज्य यानी कि भारत में ही किसी अन्य राज्य में या भारत में ही उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर यदि कोई वारंट प्राप्त होता तो हम वैसे निष्पादन कराते, वैसा ही विदेश के लिए भी हम निष्पादन कराएंगे। ये कहा गया पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जहां उपधारा 3 के अनुसरण में, उपधारा 3 यानी कि विदेश से प्राप्त वारंट का निष्पादन हमारे भारत के किसी न्यायालय द्वारा किया जाए, तो यह है पॉइंट नंबर 3। तो पॉइंट नंबर 3 के अनुसरण में किसी संविदाकारी राज्य को अंतरित कोई व्यक्ति भारत में बंदी है, यानी कि भारत में कोई व्यक्ति बंदी है जो किसी संविदाकारी राज्य को हमें सौंपना है, वहां भारत का न्यायालय या केंद्रीय सरकार ऐसी शर्तों को अधिरोपित कर सकेगी जो किसी न्यायालय या सरकार को ठीक समझे। यानी कि कोई व्यक्ति, विदेश का कोई व्यक्ति अपराधी है और भारत के किसी जेल में बंद है, तब ऐसे समय में यदि उस व्यक्ति की मांग की जाती है उस न्यायालय के द्वारा, उस विदेशी न्यायालय के द्वारा या उस अन्य देश के माध्यम से यदि कोई मांग की जाती है, तब ऐसे समय में यदि भारत में कोई बंदी है जो विदेशी है और यदि हम उसको सौंप रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि भारत का कोई न्यायालय या केंद्रीय सरकार यदि ठीक समझे वैसी शर्तों को अधिरोपित कर सकती है उस विदेशी व्यक्ति को सौंपने के लिए। उस विदेश में यानी अन्य देश में यदि हम व्यक्ति को सौंपते हैं तो हम शर्तें लगा सकते हैं कि इन शर्तों के अधीन उस व्यक्ति को आप ले जा सकते हैं। कुल मिला के प्रत्यर्पण की जो कहानी है वो इस प्रकार की है कि हम शर्तें रखेंगे विदेश के लिए। यदि आप हमारे देश में कोई व्यक्ति बंदी है उसको यदि ले जाना चाहते हैं, तब ऐसे समय में भारत शर्तें अधिरोपित करेगा, उन शर्तों के अधीन वह न्यायालय कार्रवाई करेगा जो विदेश में है। अब इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 5 के बारे में बताया। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि जहां उपधारा 1 या उपधारा 2 के अनुसरण में, अब देखो हमने क्या कहा, पॉइंट नंबर 4 में ये कहा कि पॉइंट नंबर 3 के अनुसरण में यदि कोई विदेशी व्यक्ति को हम भारत से बाहर सौंपते हैं तो हम कुछ शर्तों को अधिरोपित करेंगे और उन शर्तों का पालन उस विदेश को करना पड़ेगा, उस अन्य देश को करना पड़ेगा। इसी प्रकार से पॉइंट नंबर 5 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति भारत का अपराधी है और वह विदेश में है, अन्य देश में है, संविदाकारी राज्य में है, अब ऐसे समय में यदि हम उस व्यक्ति को यहाँ पर मंगाते हैं
तो वहां का जो न्यायालय है, वहां का न्यायालय या वहां की सरकार भी तो कुछ शर्तों को अधिरोपित कर सकती है। यदि वहां की सरकार ऐसी शर्तों को अधिरोपित करती है तो ऐसी शर्तों का पालन हमारा देश करेगा, हमारे देश का न्यायालय करेगा, हमारे देश की सरकार करेगी। ये पॉइंट नंबर 5 कहा गया, 5 में ऐसा कहा गया। तो जहां उपधारा 1 या 2 के अनुसरण में भारत को अंतरित कोई व्यक्ति, भारत को अंतरित कोई व्यक्ति यानी कि भारत में मंगाया गया कोई अपराधी किसी संविदाकारी राज्य में बंदी है, संविदाकारी राज्य में बंदी है यानी कि विदेश में बंदी है, वहां भारत का न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि उन शर्तों का, कौन सी शर्तों का, जिनके अधीन बंदी को भारत में अंतरित किया गया है, अनुपालन किया जाए, यानी कि उनका पालन किया जाए, जो शर्तें विदेश के द्वारा हमें जो है सौंपी गई हैं, बताई गई हैं। और ऐसे बंदी को ऐसी शर्तों के अधीन अभिरक्षा में रखा जाएगा, यानी कि जो विदेश द्वारा शर्तें लगाई गई हैं उन शर्तों के अधीन ही उस व्यक्ति को अभिरक्षा में रखा जाएगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा लिखित रूप से विनिर्दिष्ट करे। यानी कि केंद्रीय सरकार को ही कोई शर्तें बताई जाएंगी अन्य सरकार के द्वारा, तो वह हमारी केंद्रीय सरकार जो है ऐसे लिखित में कोई स्पेसिफाई करती है तो उन शर्तों का पालन बिल्कुल किया जाएगा। ये कहता है पॉइंट नंबर 5 सीआरपीसी का धारा 105 ख का। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 105 ख। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो, सीआरपीसी के समस्त वीडियो और आईपीसी के समस्त वीडियो यहां से आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।